हेलो एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है 2024 में विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। मैं इस समय एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पाषाण युग पूरा कंप्लीट करवा दिया है। इस समय चल रहा है सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता का विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता किसे कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में 2 लेक्चर कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। आज तीसरा लेक्चर है सैंधव सभ्यता का उद्भव। आज इसको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ सिद्धांत इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है ये यूपीएससी मेंस के हिसाब से या पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से या असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और मेंस टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता का विस्तार का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए विदेशी उद्भव के सिद्धांत के संदर्भ में या देशी उद्भव के सिद्धांत के संदर्भ में। ठीक है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कल इसके बारे में थोड़ा बताया था, आज फिर से रिकैप करवा के फिर देशी उद्भव का सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले लिखा है सैंधव सभ्यता का उद्भव। तो ये सैंधव सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विद्वान जो है एक मत नहीं है। सैंधव सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विद्वान एक मत नहीं है। इसके लिए 2 मत प्रचलित हैं, एक है विदेशी उद्भव का सिद्धांत और दूसरा है देशी उद्भव का सिद्धांत। जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत की बात चल रही है, ठीक है, विदेशी उद्भव के सिद्धांत की बात चल रही है, इस मत को मानने वाले लोगों में आते हैं क्रेमर हैं, डी कौशाम्बी हैं, व्हीलर हैं और एच.डी. सांकलिया आते हैं। एच.डी. सांकलिया हैं, गार्डन चाइल्ड और लियोनार्ड वुली, ये लोग आते हैं। तो इसमें जो पहले विद्वान हैं, जो हिस्टोरियन है, उनका नाम है क्रेमर। इन्होंने बताया कि जो सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन सभ्यता के लोग जो थे, ये लोग सबसे पहले भारत आए और यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए और यहाँ की संस्कृति को अपने हिसाब से ढालकर, यानी यहाँ की संस्कृति के हिसाब से ढल गए और यहाँ की सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया। दूसरे हैं डी कौशाम्बी। ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जनक जो थे एक ही मूल के व्यक्ति थे। ठीक है, तीसरे जो है ये व्हीलर है। ये बताते हैं कि सैंधव सभ्यता, जो सैंधव सभ्यता है, ये जो सैंधववासी थे, ये सुमेरियन सभ्यता के निवासी थे। कहाँ के? सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासी थे। और इसलिए ये बताते हैं कि जो सैंधववासी थे, इन्होंने नगरीय सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सीखी। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, यहाँ की सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। तो इन्होंने बताया कि जो सैंधववासी है या सिंधु सभ्यता जो है, ये मेसोपोटामियन सभ्यता का क्या है? एक उपनिवेश था। ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर लिखा है चौथा एच.डी. सांकलिया। इन्होंने बताया है, एच.डी. सांकलिया ने बताया है कि जो यहाँ के जो सैंधव सभ्यता के जो निवासी हैं, ठीक है, यहाँ पे जो कुछ वस्तुएं ऐसी पाई जाती हैं जो जो कहाँ पाई जाती है? जो सुमेरियन सभ्यता में यानी मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ऐसी वस्तुएं एच.डी. सांकलिया ने बताया है कि यानी ऐसी, इसको बताता हूँ अभी। इन्होंने क्या बताया है? एच.डी. सांकलिया ने बताया है कि ऐसी चीजें, एच.डी. सांकलिया ने बताया कि जो बलूचिस्तान में जो चबूतरे मिलते हैं, बलूचिस्तान, ठीक है, क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान में जो चबूतरे मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में चबूतरे जो मिल रहे हैं, ये किसके समान है? ये समान है सुमेरियन सभ्यता के। किसके? सुमेरियन सभ्यता के, सुमेरियन सभ्यता के समान मानते हैं, सुमेरियन सभ्यता के समान मानते हैं। ठीक है, किसका समान मानते हैं? सुमेरियन सभ्यता के समान मानते हैं। चल नहीं रहा है, क्या बात हुई? सुमेरियन सभ्यता के समान मानते हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि बलूचिस्तान में सुमेरियन सभ्यता का जो है प्रभाव इंगित होता है। ठीक है, विदेशी उद्भव के जो पोषक विद्वान हैं, उन लोगों ने विदेशी उद्भव के सिद्धांत के क्या माना? विदेशी उद्भव के सिद्धांत को ही मान्यता दी है। ये लोग ये बताते हैं
किंतु सूक्ष्म अवलोकन करने पर हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इनमें समानता की तुलना में, यानी किसके, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी सुमेरिया की जो सभ्यता है, इसमें समानता से ज्यादा क्या है, असमानता के तत्व देखने को मिलते हैं। क्या है, हाँ, ये बात हो रही है सूक्ष्म अवलोकन करने पर। क्या पता चलता है, सूक्ष्म, क्या बात है भाई, चल नहीं रहा यार, सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म अवलोकन। क्या, सूक्ष्म अवलोकन करने पर, सूक्ष्म अवलोकन करने पर पता चलता है। क्या पता चलता है, पता चलता है कि, क्या पता चलता है कि सैंधव सभ्यता में समानता से ज्यादा किसके, कि समानता से ज्यादा, समानता से ज्यादा, समानता से ज्यादा असमानता के तत्व, समानता से ज्यादा असमानता के तत्व, असमानता के तत्व दिखाई देते, दिखाई देते हैं। ये चीज समझ में आई। सूक्ष्म अवलोकन करने पर पता चलता है कि समानता से ज्यादा असमानता के तत्व दिखाई देते हैं। जैसे विदेशी उद्भव के जो सिद्धांत के लोग हैं, ये इन लोगों का मानना है, जैसे क्रेमर है, डेडे कौशाम्बी है, व्हीलर है या एच.डी. सांकलिया है, इन लोगों ने किसके आधार पे, इन लोगों ने सिंधु सभ्यता को मिस्र की सभ्यता से उत्पन्न माना है। क्या माना है, सिंधु सभ्यता को मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यता से उत्पन्न माना है। ठीक है, लेकिन इसमें अब देखते हैं कि क्या इन दोनों में समानता या असमानता है। तो सबसे ज्यादा जो मैंने बताया कि समानता से ज्यादा असमानता के तत्व दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इधर जो आएगी वो सिंधु सभ्यता आएगी। क्या आएगी, सिंधु सभ्यता आएगी। और इधर जो आएगी वो सुमेरियन सभ्यता आएगी। अब देखते हैं क्या समानता के तत्व ज्यादा दिखाई देते हैं या असमानता के तत्व ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर यह कंपैरिजन किया जा रहा है। जो विदेशी उद्भव के लोग हैं, जो ये इतिहासकार हैं, ये लोग इसके आधार पर इसको मानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो दोनों सभ्यताएं हैं, ठीक है, सिंधु सभ्यता है और सुमेरियन सभ्यता, इन दोनों की सभ्यताओं में क्या ये भी नगरीय है, ये भी नगरीय है। यानी सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता दोनों की प्रकृति कैसी है, नगरीय है। लेकिन अब देखने को मिलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ जो थी, यहाँ के जो बिल्डिंग्स बनी होती थी, जो इमारतें बनी होती थी, या जो शहर था वो पूरी प्लानिंग के तहत बसा हुआ था, नियोजित व्यवस्था थी, अत्यधिक नियोजित एवं व्यवस्थित पद्धति थी। नगर योजना की, नगर योजना की कैसी थी, नगर योजना की, नगर योजना की व्यवस्थित, व्यवस्थित व नियोजित, नियोजित है, नियोजित पद्धति थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ अव्यवस्थित है। यानी यहाँ नगर योजना जो थी वो अव्यवस्थित थी। यहाँ जो नगर योजना जो देखने को मिलती है, नगर की प्लानिंग, वो कैसे दिखाई देती, अव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ था। यहाँ की जल निकास प्रणाली जो थी, क्या थी, जल निकास प्रणाली उत्तम थी, जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली उत्तम। लेकिन सुमेरिया की सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं है, जल निकास प्रणाली के बिल्कुल साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं, यानी कोई एक प्लानिंग के तहत नहीं बताया गया था। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। और क्या है, सैंधव सभ्यता की जल निकास प्रणाली, ये चीज समझ में आ गई। अब सैंधव सभ्यता के जो भवन निर्माण होते थे वो पक्की ईंटों से बनते थे। यानी सैंधव सभ्यता के जो भवन निर्माण होता था, सैंधव सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में भवन निर्माण क्या होता था, भवन निर्माण पक्की ईंटों से होता था, पक्की ईंटों से होता था। पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ कैसे मिलते हैं, कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ जो भवन निर्माण होता था वो कच्ची ईंटों के आधार पे होता था। ये चीज समझ में आ गई, पक्की ईंटें और कच्ची ईंटों के आधार पे हो गया। दूसरा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, यहाँ से क्या, यहाँ से मंदिर और कब्रों के साक्ष्य नहीं मिलते। मंदिर और कब्रों के साक्ष्य नहीं मिलते।
जबकि ये सुमेरियन जो सभ्यता, यहाँ से मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं, मंदिर और कब्रों के साक्ष्य जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर यहाँ की बात करी जाए लिपि की, ठीक है, तो जो सुमेरियन लिपि थी वो कैसी थी, यहाँ की जो लिपि है उन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। यहाँ की जो लिपि है वो कीलाकार लिपि, कीलाक्षर लिपि है। कैसी है, कीलाक्षर लिपि है। और इस लिपि में कितने अक्षर हैं, 900 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 900 अक्षर जो है वे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। कैसी है, चित्रात्मक लिपि है। और इस लिपि में कितने 400 अक्षर देखने को मिलते हैं। 400 अक्षर जो है ये देखने को मिलते हैं। आप लोग इसे बराबर नोट करते रहिएगा जिससे कि ये समझ में आ जाए कि क्या क्या अंतर दोनों सभ्यताओं में देखने को मिल रहा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की, दोनों सभ्यताओं की प्रकृति नगरीय थी, लेकिन यहाँ की जो नगर योजना की पद्धति थी वो व्यवस्थित व नियोजित थी। यहाँ की जो नगर योजना की पद्धति वो अव्यवस्थित थी। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी उत्तम थी, उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा। यहाँ जल निकास प्रणाली के इस तरह के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। दोनों सभ्यताओं की लिपियों में भी अंतर है, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है वो कीलाक्षर लिपि है। यहाँ की लिपि में 900 अक्षर मिलता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। यहाँ की लिपि में 400 अक्षर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो भवन निर्माण हुआ था यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि सुमेरियन सभ्यता में भवन निर्माण में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं देखने को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिलता, मंदिर पूजा नहीं होती थी, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते, जबकि मूर्ति पूजा मिलती है। ठीक है, मूर्तियां बनती थी, जैसे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, लिंग पूजा की जाती थी, ये ठीक था। लेकिन यहाँ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं, लेकिन यहाँ मंदिर और कब्रों के साक्ष्य जो है ये देखने को मिल रहे हैं। अब ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि दोनों सभ्यताओं में, अब या इस चीज से एक चीज समझ में आ रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में व्यापारिक संबंध हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ वस्तुएं जो है सुमेरियन सभ्यता में मिलती हैं और सुमेरियन सभ्यता की कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। यानी कुछ समानता जो है वो दिखाई देती है। लेकिन क्या केवल इन्हीं आधारों के आधार पर, क्या केवल इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर ये माना जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है वो सुमेरियन सभ्यता से हुआ था? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में एक बेहद और मूलभूत अंतर जो है वो दिखाई देता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मैंने क्या बताया था, सिंधु सभ्यता के देश विदेशी उद्भव सिद्धांत की बात कर रहा था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने क्या बताया, सूक्ष्म अवलोकन करने पर जैसे ये विदेशी जो उद्भव के सिद्धांत थे, इन लोगों ने बताया, जैसे क्रेमर हैं, डेडी कौशाम्बी हैं, व्हीलर हैं और एच.डी. सांकलिया हैं, इन लोगों ने बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ, मिस्र की सभ्यता यानी सुमेरियन सभ्यता, या सुमेरियन सभ्यता को ही मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। तो क्या यहाँ से हुआ, इन लोगों ने बताने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो ये पता चलता है कि जिस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ है, उस आधार पर हम जब देखते हैं समानता से ज्यादा असमानता के तत्व दिखाई देते हैं। जैसे समानता कम मिल रही, अगर इन लोगों ने, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या किया होता, निर्माण किया होता, तो जैसे साक्ष्य वहां मिलते हैं, जैसी व्यवस्था प्लानिंग सुमेरियन सभ्यता में देखने को मिलती है, वैसी ही व्यवस्था यहाँ भी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ की जो सभ्यता थी और ये सभ्यता दोनों नगरीय सभ्यताएं थी, लेकिन इन दोनों सभ्यताओं में भी अंतर था, क्योंकि यहाँ की जो नगर निर्माण योजना होती थी वो व्यवस्थित होती थी, प्लानिंग के तहत होती थी। ठीक है, और यहाँ जो थी ये पूरी प्लानिंग नहीं थी, अव्यवस्थित तरीके था। यहाँ की जो जल निकास प्रणाली है ये उत्तम थी, यहाँ जल निकास प्रणाली की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। तो फिर मैंने बताया कि जो सिंधु सभ्यता में जो भवन निर्माण होता था वो पक्की ईंटों से होता था, जहाँ कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो अब ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर यहाँ की कुछ चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं तो ये चीज समझ में आ रही कि हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता में व्यापारिक संबंध हो। क्या लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, फिर यह लिख देता हूँ, जिससे कि आप लोग इसे लिख भी सकें।
और ये मेंस आंसर राइटिंग का बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है। देखो क्या कर सकते हो, माना कि दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध थे। माना कि दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध थे। कैसे संबंध थे? व्यापारिक संबंध थे। व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी की कुछ वस्तुएं जो है कहाँ मिलती हैं? सिंधु घाटी की कुछ वस्तुएं सुमेरियन सभ्यता में और सुमेरियन सभ्यता की कुछ वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। और सुमेरियन घाटी सभ्यता की कुछ वस्तुएं कहाँ मिलती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। सिंधु घाटी में मिलते हैं। ये चीज तो समझ में आती है, ठीक है। कुछ वस्तुएं जो है वहां प्राप्त होती हैं। अतएव क्या हो जाएगा? अतएव केवल इन्हीं वस्तुओं के आधार पर केवल इन्हीं वस्तुओं के आधार पर मेसोपोटामिया के आधार पर सुमेरियन सभ्यता को या मेसोपोटामियन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता नहीं माना जा सकता। हड़प्पा सभ्यता का जनक केवल इन्हीं वस्तुओं के आधार पर सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का जनक नहीं माना जा सकता है। जनक नहीं माना जा सकता है। ये चीज समझ में आई सर? अगर नहीं आ रही है तो ये फिर से भी बता सकता हूँ। अब दूसरी बात ये आ रही है कि इसका स्वदेशी जो उद्भव का सिद्धांत था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो कल हो गया था, इसके आगे मैंने आज ये बताया कि केवल दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की कुछ चीजें यहाँ मिलती हैं और यहाँ की कुछ चीजें यहाँ मिलती हैं। लेकिन क्या केवल इन्हीं आधारों पे, क्या केवल कुछ इतनी ज्यादा असमानताएं हैं, क्या कुछ ज्यादा समानता, क्या केवल इन्हीं आधार पर यह मान लिया जाना चाहिए कि सुमेरियन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की निर्माता थी? बिल्कुल नहीं माना जा सकता। तो अब ये देखते हैं कि स्वदेशी उद्भव का सिद्धांत क्या था। किसका? स्वदेशी उद्भव का सिद्धांत, ठीक है। इस मत के जो विद्वान हैं, इसके जो विद्वान होते हैं वो कौन है? प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन है, के.एन. शास्त्री हैं, के.एन. शास्त्री हैं, पुसालकर हैं। क्या है? पुसालकर हैं। एक और है, पुसालकर के बाद आते हैं एस.आर. राव। इन लोगों ने क्या बताया है? इन लोगों ने विदेशी उद्भव के सिद्धांत को नकारते हुए क्या बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है ये देशी आधार पर ही हुआ है। ये लोग मानते हैं कि सैंधव सभ्यता के निर्माता के अनुसार, ये इन सभी लोगों के आधार, ये जो स्वदेशी सिद्धांत ये क्या मानता है? ये मानता है सैंधव सभ्यता के निर्माता, सैंधव सभ्यता
के निर्माता, सैंधव सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य थे। अब देखना है वैदिक आर्य थे। इन लोगों ने क्या माना, सैंधव सभ्यता के जो निर्माता थे वो कौन थे, वैदिक आर्य थे। लेकिन ये मत क्या है, वर्तमान में स्वीकार्य नहीं। किंतु यह मत भी स्वीकार्य नहीं, किंतु यह मत भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि क्या है, इनके धार्मिक रीति रिवाज स्वरूप और समाज में विविध अंतर देखने को मिलते हैं, ठीक है। यह क्या लिखा है, अब देखते हैं कि इसमें अब बात चल रही है स्वदेशी उद्भव के सिद्धांत की। तो इस मत के जो प्रतिपादक है वो प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन, के.एन. शास्त्री है, कुशालकर है, एस.आर. राव है। इन विद्वानों के आधार पर, क्योंकि ये स्वदेशी उद्भव के सिद्धांत, इन विद्वानों का मानना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है वो वैदिक आर्य थे। कौन थे, वैदिक आर्य थे। किंतु ये मत भी स्वीकार्य नहीं। क्यों, क्योंकि जो वैदिक आर्य हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, इनके धार्मिक रीति रिवाज स्वरूप और समाज में विविध अंतर देखने को मिलते हैं। मैं कुछ अंतर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसे इरेज करता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और उसमें कुछ अंतर भी ये आप लोग नोट कर चुके होंगे, तब तक आप लोग वो नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इधर अंतर बताता हूँ कि क्या अंतर है, किसके आधार पर, इस आधार पर काटा गया कि ये लोग वैदिक आर्य सभ्यता के निर्माता नहीं थे, ठीक है। तो देखते हैं क्या अंतर है, जिस आधार पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वैदिक आर्य भी इसके निर्माता नहीं थे, या ये जो विद्वान है ये कहना चाह रहे हैं कि इस आधार पर भी। अब देखते हैं क्या है, वैदिक आर्य और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है क्या है, वैदिक सभ्यता, और क्या है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। अगर वैदिक सभ्यता की बात करी जाए तो सिंधु सभ्यता क्या है, नगरीय है। क्या है, नगरीय है भाई। लेकिन ये सभ्यता कैसी है, सभ्यता ग्रामीण है। एक तो मेन अंतर यहीं से निकल आया। अब क्या वैदिक सभ्यता के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का निर्माता माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति तो ग्रामीण है। अगर इन लोगों ने किया होता तो जैसे ये थे वैसे यहाँ की सभ्यता होती, एक बात। दूसरी बात है कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे इन्हें लोहे का ज्ञान था। किसका ज्ञान था, लोहे का ज्ञान था। यानी लोहे के उपकरण मिलते हैं, लोहे के औजार मिलते हैं, लोहे के हथियार मिलते हैं, लोहे की गाड़ियां मिलती हैं, लेकिन इन लोगों को लोहे का ज्ञान ही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं वहां से कहीं से भी लोहे का साक्ष्य मिला ही नहीं। तो यानी ये क्या है, लोहे की जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब मकान बनते हैं तो लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। एक दूसरा अंतर ये हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि की बात कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता में जो है यहाँ लिपि मिलती है, यहाँ लिपि नहीं मिलती। वैदिक सभ्यता में लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते। इस समय जो वैदिक सभ्यता में जो ज्ञान था वो कैसा था, मौखिक था। कैसा था, मौखिक था, मौखिक भाषा थी। यानी एक ऋषि लोग जो थे वो अपने शिष्यों को श्रुति के द्वारा, श्रुति का मतलब होता है कि बोल चाल के माध्यम से अपने ज्ञान को ट्रांसफर करते थे, उन लोगों को बताते थे। इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया। उस समय वेद लिखे नहीं गए। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो लिपि ज्ञात है, क्योंकि इसमें जो लिपि मिली है वो चित्रात्मक लिपि मिली है। क्या है, चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि मिली है, ठीक है। ये अलग बात है कि ये भी अपठनीय थी, ठीक है। लेकिन यहाँ चित्रात्मक लिपि है, लेकिन यहाँ लिपि का अभाव देखने को मिलता है। एक मुख्य अंतर और देख लेते हैं कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ये क्या करते थे, यज्ञ करते थे, इंद्र वरुण की पूजा करते थे, इंद्र वरुण की पूजा करते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा करते थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोग क्या थे, यज्ञ नहीं करते थे। यहाँ से यज्ञों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
ये लोग क्या कहते हैं, वरुण की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये लोग, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये लोग तो मूर्ति पूजा करते हैं भाई, ये लोग तो मूर्ति पूजा के समर्थक हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। ये चीज समझ में आई। यज्ञ के साक्ष्य नहीं मिलते, यज्ञ करते भी नहीं थे, यज्ञ तो नहीं करते थे। और दूसरी बात क्या आ रही है, सैंधववासी जो है ये लोग किसकी, मातृ देवी या लिंग की पूजा करते थे। कैसे, मातृ देवी और लिंग की पूजा करते थे। अब जो ये लोग कह रहे हैं, जो प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन है, के.एन. शास्त्री हैं, पुसालकर हैं या एस.आर. राव हैं, क्या अब इसे माना जा सकता है, जैसे इन लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि सैंधव सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य थे, क्या हम मान ले वैदिक आर्य थे? क्यों मानने हम? क्योंकि इनमें देखो बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। जो सैंधव सभ्यता में है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिल रहा, और जो सिंधु घाटी सभ्यता में वो यहाँ नहीं मिल रहा। अगर इन लोगों ने इसका निर्माण किया होता तो इस संस्कृति के कुछ साक्ष्य यहाँ मिलते, बिल्कुल मिलने चाहिए थे। तो ये मत भी क्या हो जाता है, इस सिद्धांत पे ये मत भी खारिज हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब तीसरे देखो एक आई है, इतिहासकार हैं, उनका नाम है सुनीत कुमार चटर्जी। क्या नाम है? सुनीत कुमार चटर्जी। इनके अनुसार क्या है भाई, देख लेते हैं, ये सी पॉइंट इसे मान लेते हैं। देशी उद्भव सिद्धांत हो गया, विदेशी उद्भव का सिद्धांत हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, अब सुनीत कुमार जो चटर्जी है, इन्होंने क्या माना है कि इन्होंने माना कि द्रविड़ों की जो ब्राह्वी भाषा है वो बलूचिस्तान में प्रचलित थी। यानी क्या इन्होंने बोला, लिख देता हूँ, द्रविड़ों की ब्राह्वी ये ब्राह्वी भाषा जो है कहाँ, बलूचिस्तान में प्रचलित थी। अच्छा भाई, बलूचिस्तान में प्रचलित थी। अब इन्होंने क्या बताया, यानी इन्होंने ये बताया है, इस आधार पे इन्होंने ये कोशिश करी कि द्रविड़ों को सैंधव सभ्यता का निर्माता मानना चाहिए। इन्होंने बताया कि द्रविड़ों को सैंधव सभ्यता का निर्माता मान लिया जाना चाहिए, सैंधव सभ्यता का निर्माता मानना चाहिए। क्या लगता है, जो द्रविड़ लोग थे ये दक्षिण भारत में रहते थे, यानी ये कहाँ रहते थे, द्रविड़ लोग जो थे ये दक्षिण भारत में रहते थे। और दक्षिण भारत की संस्कृति से पता चलता है, या दक्षिण भारत में जो भी वस्तुएं मिले हैं या वहाँ के साक्ष्य जो भी मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि द्रविड़ जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। इस आधार पे क्या हम, और अगर इन्हें निर्माण करना भी चाहिए था, अगर इन लोगों ने मान लेते कि द्रविड़ संस्कृति के लोगों ने किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किया, तो जैसी इनकी संस्कृति थी, क्योंकि इनकी संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण थी। अगर इनकी संस्कृति ग्रामीण थी तो ये नगरी में कैसे परिवर्तन हो गया भाई, नगरी होना चाहिए था, नगरी में नहीं हो पाया। तो इस आधार पे, और फिर क्या लिखा है, हाँ, नगरीकरण अगर ऐसा है तो इन्हें भी नगरी करो, जबकि यहाँ तो ग्रामीण संस्कृति मिलती है, यहाँ नगरीय संस्कृति मिलती है। यानी इस आधार पे सुनीत कुमार चटर्जी का जो बयान है, ये कहते हैं कि द्रविड़ों की ब्राह्मी भाषा जो थी बलूचिस्तान में प्रचलित थी। अब बलूचिस्तान सिंध प्रांत में पड़ता है, इसलिए माना गया कि जो इन्होंने कहा कि द्रविड़ों को सैंधव सभ्यता का निर्माता मानना चाहिए। लेकिन कुछ साक्ष्यों के आधार पे, या जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस आधार पे हम द्रविड़ों को पाते हैं कि द्रविड़ लोग जो थे वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, जो आज भी पाए जाते हैं। और उन लोगों की संस्कृति, ठीक है, उन लोगों की संस्कृति कैसी थी, उन लोगों की संस्कृति जो थी वो ग्रामीण थी। तो अगर इन लोगों की संस्कृति ग्रामीण थी, तो अगर इन लोगों ने सैंधव सभ्यता का निर्माण किया तो यहाँ की संस्कृति कैसी होनी चाहिए थी, ग्रामीण होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ की संस्कृति कैसी है, नगरीय है। तो इस आधार पर भी क्या है, इस आधार पर यह माना जाना चाहिए कि द्रविड़ों की भाषा जो द्रविड़ों ने है इसका निर्माण नहीं किया है। अब एक और विद्वान आते हैं जो अपने यहाँ की हैं, रोमिला थापर हैं और फेयर सर्विस। इन लोगों ने देखते हैं क्या बताया, सी हो जाएगा, डी है। काफी लंबा डिस्कशन होगा इस टॉपिक पे। फेयर सर्विस और रोमिला थापर देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इनके अनुसार क्या है भाई, फेयर सर्विस और रोमिला थापर के अनुसार क्या है, इस सभ्यता का, इन लोगों ने क्या बताया, इस सभ्यता का जो जन्म है बलूचिस्तान के, यानी इस सभ्यता का जो जन्म है वो कहाँ से, बलूचिस्तान के,
यानी बलूचिस्तान में कुछ संस्कृतियां पाई गई। बलूचिस्तान के नाल है, क्या है, नाल है, राणा गुंडई है, राणा गुंडई, क्वेटा है, नाल हो गया, राणा गुंडई हो गया, क्वेटा हो गया, कुल्ली हो गया, कुल्ली हो गया। आज इन संस्कृतियों से, इन संस्कृतियों से क्या है, इन संस्कृतियों से ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, इन संस्कृतियों से किसके साक्ष्य मिलते हैं, ग्रामीण संस्कृति, ये दिख भी नहीं रहा होगा, ग्रामीण संस्कृति के। तो ये जो बात चल रही रोमिला ठाकुर बता रही कि बलूचिस्तान, यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं लिख रहा तो लिख लो, बलूचिस्तान के नाल, राणा गुंडई, क्वेटा, कुल्ली संस्कृति से, कहा, ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। किसके, ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये बात भी यहाँ से कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो इनकी बात भी, अब इन्होंने बताया कि बलूचिस्तान पे अगर इसके साक्ष्य मिलते हैं तो इन्हीं लोगों ने क्रमिक विकास करके धीरे धीरे एक नगरीय सभ्यता का विकास किया। ये बात भी कैंसिल हो जाती है। चौथा देख लेते हैं भाई, तो ये हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये भी रेज करते हैं, ये भी रेज करते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब चौथा जो सिद्धांत आता है वो है अमलानंद घोष। सी डी हो गया, ई क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष हो जाएगा, डीपी अग्रवाल हो जाएगा, डीपी अग्रवाल, बस इतना ही है और कुछ नहीं, डीपी अग्रवाल हो जाएगा। और एक है आलचिन दंपत्ति है, क्या है, आलचिन दंपत्ति है, आलचिन दंपत्ति। इन विद्वानों के अनुसार इन लोगों ने ये बताने की कोशिश करी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इनका विस्तार जो हुआ भारत की ग्रामीण संस्कृतियों से ही क्या हुआ, क्रमिक रूप से हुआ। क्या हुआ, आज विद्वानों का मानना है कि भारत की जो ग्रामीण संस्कृतियां हैं, यानी क्या है, भारत की ग्रामीण संस्कृतियों का, ग्रामीण संस्कृतियों का क्रमिक विकास क्या हुआ, धीरे धीरे जो जितनी भारत में ग्रामीण संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे जोरवेट है या अन्य जो संस्कृति थी, मालवा थी, सावलदा थी, कायथा था, आहार, बनास, ये जितनी भी संस्कृतियां हैं, इन ग्रामीण संस्कृतियों की क्रमिक विकास से माना जाना चाहिए। कैसे, इन सभ्यताओं के क्रमिक विकास से माना जाना चाहिए। जैसे अमलानंद घोष व्यक्त करते हैं, ये अमलानंद घोष जो है, इन्होंने मतलब बयान दिया कि राजस्थान के बीकानेर स्थित कहां से, राजस्थान के बीकानेर स्थित सोथी संस्कृति से, किससे, सोथी संस्कृति से, सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ, इस सभ्यता का उद्भव हुआ। ये चीज समझ में आई, राजस्थान के बीकानेर स्थित सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ। एक है सुरकोटदा स्थान पर था, सुरकोटदा से सिंधु संस्कृति और सभ्यता मतलब सोथी संस्कृति के साक्ष्य जो है ये साथ साथ प्राप्त होते हैं। कहाँ से, एक और है सुरकोटदा स्थान पड़ता है, सुरकोटदा से सिंधु और सोथी संस्कृति के साक्ष्य जो है कहाँ से, साथ साथ प्राप्त होते हैं, साथ साथ प्राप्त होते हैं। ये चीज समझ में आई। सुरकोटदा एक स्थान पड़ता है, ये पूरा स्थल है, ठीक है। सुरकोटदा से सिंधु और सोथी संस्कृति के साक्ष्य साथ साथ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार जो है आलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल, इस प्रकार कौन कौन, आलचिन दंपत्ति, आलचिन
दंपत्ति और इस प्रकार कौन है, आलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल, डीपी यानी धर्मपाल अग्रवाल की बात चल रही। डीपी अग्रवाल ने माना है, इस प्रकार आलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल का मत है कि सोथी संस्कृति जो है, यानी इन लोगों का आलचिन का मत है कि सोथी सिंधु संस्कृति जो है, सिंधु संस्कृति जो है, नहीं सोथी संस्कृति जो है, क्या सोथी संस्कृति जो है किसका, सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक रूप है, सिंधु संस्कृति का प्रारंभिक रूप है, ये चीज समझ में। यानी अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलचिन दंपत्ति ये लोग मानते हैं कि भारत की ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास से, किससे, भारत की ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास से सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता का विकास होता है। इनका अमलानंद का मत है कि राजस्थान के बीकानेर स्थित सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। और इन्होंने एक उदाहरण और दिया, बताया कि सुरकोटदा से सिंधु और सोथी संस्कृति के जो साक्ष्य हैं ये साथ साथ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जैसे डीपी अग्रवाल है और आलचिन दंपत्ति हैं, इन लोगों का मत है कि सोथी संस्कृति जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या, एक प्रारंभिक रूप है। इसके अलावा और बताते हैं कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी और सोथी संस्कृति, सिंधु घाटी और सोथी संस्कृति के जो मृदभांड है, सोथी संस्कृति के मृदभांड जो है ये समान है। मृदभांड यानी जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो बिल्कुल एक समान मिलते हैं, समान मिलते हैं। ये चीज समझ में आई। सिंधु घाटी सभ्यता और सोथी संस्कृति के जो मृदभांड हैं ये एक जैसे मिलते हैं, बिल्कुल समान मिलते हैं। समान किसके, पीपल के पत्तों के चित्रण हैं, समान पीपल के पत्तों का चित्रण है। इस प्रकार से ये जो मत है ये सर्वाधिक मान्य, अतः कहा जा सकता है कि सोथी संस्कृति से, अब क्या लिखा जा सकता है, अतः कहा जा सकता है कि सोथी संस्कृति से ही, सोथी संस्कृति से ही इसका अतः कहा जा सकता है कि सोथी संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है। और यह मत आज सर्वाधिक मान्य है, और यह मत सर्वाधिक मान्य है। ये चीज समझ में आई कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव है ये आज सबसे ज्यादा मान्य है। तो क्या बात चल रही थी, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के दो सिद्धांत मुख्यतः प्रचलित हैं, एक विदेशी उद्भव का सिद्धांत और एक स्वदेशी उद्भव का सिद्धांत। विदेशी उद्भव के सिद्धांतों में मैंने बताया था क्रेमर थे, ठीक है, डीडी कौशाम्बी थे, लियोनार्ड वुली थे, गार्डन चाइल्ड थे, इन लोगों ने थे। उसके बाद व्हीलर भी बताया था। और उसके बाद जब देशी उद्भव का सिद्धांत चल रहा था उसमें मैंने बताया था कि देशी उद्भव के सिद्धांत में जैसे अमलानंद घोष हैं, डीपी अग्रवाल हैं, आलचिन दंपत्ति हैं, या और भी कई लोग थे, हाँ, जैसे प्रोफेसर टी.एन. रामचंद्रन थे, के.एन. शास्त्री थे, पुशालकर थे और एस.आर. राव। इन लोगों ने माना था कि वैदिक आर्य जो लोग थे, यानी देशी उद्भव का सिद्धांत ये लोग मानते थे कि जो आर्य लोग थे इन लोगों ने किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन मैंने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ की सब नगरी जो प्रकृति थी वो ग्रामीण थी, लोहे का ज्ञान था, लिपि नहीं थी, ठीक है, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन ये जस्ट बिल्कुल अपोजिट था। तो इस आधार पर ये मत तो खंडन हो गया था कि इन लोगों ने, यानी वैदिक सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का निर्माण नहीं किया। और जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत था उसमें भी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सुमेरियन सभ्यता का लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण नहीं किया, क्योंकि इसमें ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा था, उससे असमानता के तत्व तो सुमेरियन सभ्यता में ज्यादा थे, ठीक है। अब दूसरी बात आई थी, सुनील कुमार चटर्जी ने बताया था कि द्रविड़ों ने
द्रविड़ों ने किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। तो ठीक है, अगर मान लेते हैं कि द्रविड़ों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, तो ये बताओ कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की द्रविड़ जो संस्कृति थी, यहाँ की जो समाज था या संस्कृति थी, वो तो नगरीय थी, ग्रामीण थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति नगरीय कैसे हो गई? तो ये बात इनकी भी गलत हो जाती है इस तरह से। फेयर सर्विस और रोमिला थापर है, इन लोगों ने बताया कि जो बलूचिस्तान के नाल है, नारागुंडई है, क्वेटा है, कुल्ली संस्कृति, यहाँ से ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, ये बात भी गलत। फिर बात आती है अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल और आलचिन दंपति, इन लोगों ने बताया कि भारत की जो ग्रामीण संस्कृतियां थी, इन संस्कृतियों का क्रमिक विकास हुआ है। किसका क्रमिक विकास हुआ है? और इन्होंने बताया कि राजस्थान के बीकानेर, अमलानंद घोष ने बताया कि राजस्थान के बीकानेर स्थित सोथी संस्कृति से, किसके, सोथी संस्कृति, इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। एक संस्कृति इन्होंने बता दी कि सोथी संस्कृति से होता है। इसके अलावा फिर इन्होंने बताया कि सुरकोटदा जो स्थान है, वहां से सिंधु और सोथी संस्कृति के साक्ष्य जो है साथ साथ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो है आलचिन दंपति और डीपी अग्रवाल का मत है कि जो सोथी संस्कृति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक रूप थी, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता और सोथी संस्कृति के जो मृदभांड थे, यहाँ से पीपल के पत्तों के जो है समान चित्रण देखने को मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि सोथी संस्कृति से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ है, और ये मत आज सर्वाधिक मान्य भी। तो अब ये समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव हुआ है ये सोथी संस्कृति से हुआ है, और ये मत सर्वाधिक मान्य भी है। अब इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो मेंस आधारित हो सकते हैं। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के वास्तविक निर्माता कौन थे? ठीक है, ये बन सकता है। किस संस्कृति के लोग थे, ये क्वेश्चन हो सकता है। या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव विदेशी उद्भव से नहीं हुआ। विदेशी सिद्धांत जो लोग थे, विदेशी उद्भव का सिद्धांत या देशी उद्भव के सिद्धांत क्या था? क्या सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण द्रविड़ों और आर्यों के द्वारा किया गया था? बता सकते हो कि द्रविड़ों के द्वारा नहीं किया गया था या आर्यों के द्वारा नहीं किया गया। और चौथा क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप सिद्ध करके बताइए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म नहीं हुआ है। तो ये भी बता सकते हो, जैसा मैंने पहले करवाया था, यानी अंतर दिखा के बता सकते हो। ठीक है, तो आशा करना है ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और जिन लोगों ने भी ये लेक्चर देखा है अच्छे से प्रॉपर तरीके से, वो लोग अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।